हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बनाऊंगी ये मेरा वीडियो होगा मुग़ल काल की चित्रकला के आधार पर। ठीक है, इससे पहले मैंने मध्यकालीन चित्रकला के आधार पर क्वेश्चंस बनाए थे। 4 वीडियो थे जिसमें पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था, इसके पहले वाला। और उसका प्लेलिस्ट था मध्यकालीन भारतीय चित्रकला का इतिहास, ऐसे करके कला का चित्रकला के बारे में सारी चीज़ें जो थी, पाल शैली से रिलेटेड, अपभ्रंश शैली से रिलेटेड, जैन शैली और गुजराती शैली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको मैंने 20-20 करके MCQs में रखा है। लगभग आपके 80 MCQs हो जाएंगे और मैं डिटेल में जो बताई हूँ उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी इसका प्लेलिस्ट और लास्ट में वो ब्लिंक करेगा, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आई होप। अभी जो वीडियो बना रही हूँ वो मुग़ल काल की चित्रकला पे आधारित होगा। फ्रेंड्स, मुग़ल काल की चित्रकला जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, कब, किसने, कौन सा कलाकार, ये वीडियो जो होगी मॉक टेस्ट के ही हिसाब से करूँगी मैं। 20-20 MCQs होंगे और ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसी पे मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। यही वाले MCQs आएंगे अभी 20 के, और उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराती हुई चली जाऊँगी और एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। जब आपको कभी बैक में लगे तो वो प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2। अब जितने भी पार्ट बन जाए मुझे नहीं आइडिया है, बट मैं एक भी टॉपिक ऐसा कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा वीडियो मैं ऐसा कंप्लीट कराऊंगी कि ये पूरा चैप्टर और उसके साथ आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। होता क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चंस जब हम बताते हैं और आपको डिटेल में पढ़ा देते हैं तो आपको ये क्वेरी रहती है कि मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इस वजह से मेरा ये सोचना है कि अब मैं MCQs के साथ ही आपको समझाती हुई चलूँगी, जिससे आपका MCQs भी क्लियर होता जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर MCQs के साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन भी सीक्वेंस ही रखा है, जैसे कब स्टार्ट हुई मुग़ल काल की चित्रकला, किसने की, कहाँ की, कौन कलाकार था, ये रहेगा। तो 20 क्वेश्चंस में जितने आएंगे उतना ही मैं करूँगी और एवरीडे 20-20 क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपका क्लियर करती चली जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुग़ल शैली की कला का समय क्या रहा? आंसर है 16 शताब्दी से 19th शताब्दी तक, 17th to 20, 15 to 17 और 16th to 17th। तो ये क्वेश्चन आ चुका है KVS के एग्ज़ाम्स में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसी तरह से कुछ पूछता है कि किस शताब्दी से किस शताब्दी तक ये चलता रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए क्यों होगा, सॉरी वेट करिए, मैं इसमें आपको टिक नहीं कर पा रही हूँ थोड़ा सा। यस राइट, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए क्यों होगा, 16 to 19th क्यों कहेंगे, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी क्यों कहेंगे, क्योंकि मुग़ल काल की जो चित्रकला थी वो मुग़ल शासकों के ही साथ उदय हुई और मुग़ल शासकों के साथ ही अंत हो गई थी इसकी। तो मुग़ल शासक जो थे वो 1550 से 1857 1857 कहा जाता है कि 1550 to 1857, ठीक है, इतना था। तो इसको हम 16th सेंचुरी बोलेंगे और इसको 19th सेंचुरी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16th सेंचुरी टू 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, राइट आंसर ए। ठीक है, आप साथ के साथ अपना खुद से इवैल्यूएशन करते जाइए कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में फ़ारस की कला किसके संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी? तो फ़ारस की जो कला थी ये किसके उत्कर्ष में प्राप्त हुई थी? तो ईरानी जो फ़ारसी मुग़ल कला थी उसका जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था? समरकंद में। ये जो मुग़ल काल की हम कला के बारे में पढ़ेंगे वो ईरानी कला है, स्पेशली वो ईरान की थी और फ़ारसी थी।
तो समरकंद और हेरात जो एक स्थान था वहाँ पर इसका स्थान था। और 15वीं शताब्दी से फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष पे प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तैमूर। ठीक है, तो फारस की जो कला थी वो तैमूर वंश के संरक्षण में प्राप्त उत्कर्ष हुई थी। ठीक है, तैमूर जो था वो विध्वंसकारी था, पर बर्बरता का द्योतक था, पर उसके कहीं ना कहीं उसको इतना सभ्य और सुसंस्कृत नहीं हुआ था जिसने सभ्य और कला प्रिय शासकों को जन्म दिया हो। इस वंश के शासकों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया था। तैमूर का पुत्र जो था शाहरुख, वो स्वयं एक कवि था, जो कि एक कला का क्षेत्र होता है, और उसने अपने दरबार में कवियों और चित्रकारों को भी आश्रय दिया था। तो इस वजह से जब 15वीं शताब्दी में पूछा जाता है कि फारस में कला किसके संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई, तो तैमूर हो जाएगा राइट आंसर सी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बाबर हुमायूं ये लोग भारत में आकर मुग़ल कला को उत्कर्ष कराए थे। ठीक है, वो भी उत्कर्ष बाबर से तो स्टार्ट ही हुआ था, उत्कर्ष पे नहीं था, बट जो तैमूर थे वो फारस की कला को उन्होंने संरक्षण दिया था उत्कर्ष के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा अगर, तो आप कंफ्यूज होके बाबर हुमायूं लगा सकते हैं, बट ये तैमूर का आंसर है, ये तैमूर इसका राइट आंसर है। और तैमूर में भी जो उसका पुत्र था शाहरुख, उसने जो वो था एक कवि। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ इसलिए कि आपका ईरानी कला भी क्लियर हो जाए, जो कि ईरानी के बाद हम मुग़ल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बेस आपका कंप्लीट अगर तैयार रहेगा तो आपको मुग़ल काल को समझने में इजी रहेगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, कैसे हुआ और कौन वहाँ पे आता है, ऐसे तो ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख, वो क्या था, ऐसे जैसा कि हमने बात की अभी, कलाकार, कवि, साहित्यकार या इनमें से कोई नहीं। तो जो शाहरुख था वो कवि भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखते हैं ईरानी शैली किसके साथ भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 4th नंबर का कि ईरानी शैली किसके साथ भारत आई थी। राजपूत शासकों के द्वारा, मुग़ल शासकों के द्वारा, ईरानी शासकों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हमने बात की है कि शाहरुख जो था, तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख, वो कला प्रेमी था, वो एक कवि था और उसने कवियों और कलाकारों को भी अपने राज्य में उसने आश्रय दिया था। तो विहजाद एक कलाकार था, उत्तम कलाकार, जो कि उनके राज्य में रहता था और सुल्तान हुसैन बेगरा का दरबारी चित्रकार रहा। ये दोनों जो थे वो फिर उनकी मृत्यु के पश्चात सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में कार्य करता रहा। विहजाद जो था वो विहजाद स्कूल की स्थापना के पश्चात उसके उत्तराधिकारी ने ईरानी शैली को एक अधिक उन्नति प्रदान किया था। यही नहीं, फारस के कुछ अन्य शासक भी थे जो कि चित्रकला एवं चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करते थे। 16वीं शताब्दी तक एक उच्च फारसी ईरानी शैली के रूप में विकसित हो चुकी थी। ईरानी शैली जो थी वो 16वीं शताब्दी में पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और यही ईरानी जो मुग़ल शासक थे, ईरानी शासक जो थे, मुग़ल शासकों के साथ ईरानी शैली फिर भारत आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, मुग़ल शासकों के साथ ईरानी शैली भारत में आई थी। ठीक है, ईरानी शैली जो थी वो मुग़ल काल के स्टार्टिंग के जो चित्र होते थे उसमें ईरानी शैली हम देख सकते हैं। ईरानी शैली में क्या धर्म निषिद्ध था? ईरानी शैली जो थी वो मुस्लिम शैली थी। तो एक तरह से इस्लाम जो होता है वो चित्रों को बनाना इसमें निषिद्ध था, या मानव का चित्रण करना, जीवधारियों का चित्रण करना, या ए बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि मुस्लिम धर्म जो होता है, शुरुआत के साथ ईरान में जो कला शैली पनपी वो प्रचलित हुई और वह प्राचीन भारतीय चित्रकला की आधारशिला थी। प्राचीन भारतीय शैली जो थी अजंता एलोरा की और ईरानी शैली दोनों मिक्स होने लगी थी। भारतीय शैली को भी और ईरानी शैली को मिक्स करके इन लोगों ने चित्रित करना शुरू किया
और इसमें इस्लाम जो था वो मानव चित्रण और जीवधारियों का चित्रण करना इनके में वर्जित था। तो इस वजह से इनकी जो चित्रकला होती थी वो सूक्ष्म अलंकारिक आलेखनों के द्वारा होती थी और ज्यामितीय चित्रण भी इसमें हुआ करते थे। तो इसमें ज़्यादातर ईरानी शैलियों में ज्यामितीय चित्रण और अलंकारिक चित्रण हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, जो कि मानव और जीवधारियों का चित्रण करना उसमें वर्जित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी चित्रों में रंग कैसे लगते थे? सपाट रंग, छाया प्रकाश रहित या अमिश्रित, यहाँ पे मिश्रित का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, अमिश्रित या चटकीले रंग या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो इस्लामी रंग होते थे इसमें सपाट भी लगते थे, छाया प्रकाश रहित भी होते थे और अमिश्रित तथा चटकीले रंग होते थे। जब किसी भी कलर को हम मिश्रित नहीं करते हैं तो वो चटकीले होते हैं। तो ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि जो ईरानी शैली थी इसमें सपाट रंगों को भरा जाता था और इसमें छाया प्रकाश नहीं होती थी। जो जब आगे चली थी ये शैली, मुग़ल शैली में कन्वर्ट हुई थी, तब जाके इसमें शेड्स, पर्दाज वगैरह लगाना शुरू कर दिया गया था, पर छाया प्रकाश ईरानी शैली के चित्रों में नहीं होता था और चटकीले रंग होते थे जिसको मिश्रित नहीं करते थे। तो मिश्रित न करने से ये चटकीले होते थे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ईरानी चित्रों में प्रायः आकृतियों को वस्त्र कैसे पहने दर्शाया जाता था? ठीक है, जो आकृतियाँ होती थी ईरानी में वो कैसे वस्त्र पहने होते थे? तो लंबा चोगा या लबादा, सॉरी यहाँ पे या लबादा हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े वस्त्र होते थे, आप देखे होंगे कमर कस के ये सूट टाइप का बनता था जैसे मुग़ल में बनते थे, तो उस तरीके का लंबा चोगा या लबादा, धोती कुर्ता प्रायः वस्त्रों के बिना ही दर्शाने का प्रयास करते थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लंबा चोगा और लबादादार जो चित्र होते थे वो बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर का, ईरानी मानवाकृतियाँ कैसी बनाई जाती थी? अब हम क्या समझ क्या रहे हैं? ईरानी शैली की विशेषताओं के बारे में इसमें समझ रहे हैं हम। तो ईरानी शैली की विशेषताएं एक बार समझ लेंगे, फिर हम मुग़ल की विशेषता को देखेंगे कि ईरानी और मुग़ल में क्या डिफरेंस होता था। ईरानी के जस्ट अपोजिट होता था मुग़ल। अब जैसे अभी हमने बात किया कि यहाँ पर जो ये वाला था सपाट रंग होते थे, छाया प्रकाश रहित होते थे, अमिश्रित चटकीले रंग होते थे ईरानी शैली में, और जो मुग़ल शैली थी इसमें मिश्रित कलर होते थे जो कि सपाट नहीं होते थे, शेड देते थे जिसमें पर्दाज का यूज़ करते थे, छाया प्रकाश के साथ बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने, और चित्रों को, कलर्स को मिश्र करना शुरू कर दिया था मुग़ल शैली में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ईरानी शैली मानवाकृतियाँ कैसी बनती थी। ईरानी शैली में जो मानवाकृतियाँ थी, ए है कोमल व नाजुक, बी जकड़न लिए हुए, अनुपातहीन या इनमें से कोई नहीं। तो ईरानी शैलियों को जो आकृतियाँ होती थी वो बड़ी कोमल व नाजुक बनाई गई और चेहरे छोटे प्रायः गोल, इसके साथ इनके जो चेहरे होते थे वो 1.25 चश्म के होते थे, जिन पर पतली गर्दन, छोटी छोटी आँखें बनाती थी, पतली लंबी नाक, होठ फूले फूले कपोलों और गोल चिबुक का अंकन हुआ है। गठनशीलता का भी यहाँ पर अभाव है। स्त्री तथा पुरुष आकृतियों में रूप अंतर है और उनके केश विन्यास, दाढ़ी, मूछें वस्त्रों में पृथकता दर्शाई गई है, अन्यथा उनकी शारीरिक रचना में कोई भी भेद नहीं दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ईरानी शैली के जो चित्र होते थे कोमल व नाजुक होते थे, जकड़न लिए नहीं होते थे, अनुपातहीन नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 9th नंबर का, ईरानी चित्रों के हाशिए कैसे होते थे? इनके जो चित्र बनते थे उसमें हाशिए बनाए करते थे ये लोग। तो जो हाशिए थे वो कैसे बनते थे? अलंकारिक ढंग से सजाया जाता था, आखेट दृश्यों से सजाया जाता था, फूल पत्तियों या पशु पक्षियों से सजाया जाता था, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ईरानी जो शैली थी उसके हाशिए, चित्रों को चारों ओर से हाशिए की बनाने की प्रथा अत्यधिक प्रचलन में था और चित्रों के हाशियों को सुंदरता से सजाया जाता था, जो कि अलंकारिक अभिप्रायों, आखेट दृश्यों, फूल पत्तियों, पशु पक्षियों से अलंकृत किए जाते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा। हाशियों को लगभग सुनहरे काम में बहुलता थी, तो हाशियों में सुनहरे वर्क भी यूज़ किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम डी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर का, ईरानी कला का
पर किसका प्रभाव देखा जा सकता है? अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था मुग़ल शैली में कि मुग़ल शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? ईरानी शैली का और भारतीय चित्रकला का। तो ईरानी जो कला था उस पे जब वो भारत आते हैं ईरानी चित्रकार, तो यहाँ की जो परंपरा थी उसका इन्होंने अवलोकन किया और अजंता के चित्रों का इन पे बहुत ही प्रभाव पड़ा था। राइट आंसर इज़ ए, अजंता के चित्रों का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 11वें नंबर का। ईरानी शैली में मानव आकृतियों की मुख्य कृतियाँ कैसी होती थी? 1 चश्म, 2 चश्म, पौने 2 चश्म, 1.5 चश्म। जो मुख्य आकृतियाँ होती थी मानव आकृतियों में, मुख्य यहाँ पे मुख्य नहीं होना चाहिए था, मुख। ठीक है, मुख मतलब चेहरे का आकृतियाँ कैसी होती थी? मुखाकृतियाँ होना चाहिए था, मुख्य आकृतियाँ हो चुका है। तो मुखाकृतियाँ जो होती थी वो ईरानी शैली में कैसी होती थी? ईरानी शैली के जो रेखांकन होते उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इनके हाशियों के बारे में हमने बात कर लिया, इनके आकृतियाँ कैसी होती थी, वस्त्र होते थे। ठीक है, तो इनकी जो रेखांकन होती थी वो भारतीय रेखांकन शैली तथा चीनी कला की छाप इसमें दिखती है। तो भारतीय जो कला थी रेखांकन और चीनी छाप भी दिखता है। साथ ही शैली के इस्लामी सूक्ष्म नक्काशी का भी प्रभाव दिखता है। इस्लाम की सूक्ष्म नक्काशी भी दिखती है और ईरानी चित्र रेखा प्रधान है और इसमें बारीक रेखाओं का प्रयोग है। इस शैली के रेखाओं का यह विशेषता है कि सपाट कोण युक्त हैं, न कि भारतीय शैली जैसी इसमें कर्व नहीं दिखते, गोलाई नहीं दिखती। ठीक है, अब इसके जो चेहरे थे वो 2 चश्म बनते थे। ठीक है, पौने 2 चश्म। राइट आंसर इज सी। ईरानी शैली में जो चेहरे बनते थे वो पौने 2 चश्म बनते थे। अगर हम तुलना करते हैं ईरानी शैली की मुखाकृतियों में और मुग़ल शैली की मुखाकृतियों में, तो ईरानी शैली मानवाकृतियाँ मुखाकृतियाँ जो थी वो पौने 2 चश्म बनती थी और उनके जो चेहरे होते थे सम्मुख होते थे। सम्मुख चेहरों की अधिकता होती थी। उसमें सामने, जैसे आप अगर पौने 2 चश्म का मतलब समझ सकते हैं कि जिसमें दोनों आँखें, नाक, फेस सारा कुछ दिख रहा हो और एक तरफ का कान अगर हटा दिया जाए तो वो पौने 2 चश्म हो जाएगा। ठीक है, तो पौने 2 चश्म होती थी और जबकि मुग़ल शैली में 1 चश्म व 1.5 चश्म का ही ज़्यादा बाहुल्य रहा है। तो मुग़ल से और ईरानी से यही अंतर था कि इसके जो चेहरे होते थे पौने 2 चश्म बेसिकली होते थे और इसमें मुग़ल में 1 चश्म और 1.5 चश्म का बाहुल्यता थी। तो अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं मुग़ल से और ईरानी में, तो ईरानी का यहाँ पर पौने 2 चश्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि क्या है, 12th नंबर का क्वेश्चन है, मुग़ल कला का उत्थान तथा पतन किसके साथ निहित था? मुग़ल काल का हमने सबसे पहले बात किया कि जब मुग़ल काल आया तो वो कैसे आता है। मुग़ल काल के राजाओं के साथ मुग़ल कला आती है और उसका उत्थान भी तभी होता जाता है जब धीरे धीरे कला का जो राजा थे, शासक थे, वो कला को संरक्षण देते थे और कला को संरक्षण देते देते उसका उत्थान होते चला गया। और जैसे ही मुग़ल काल की इस राजाओं का शासन काल ख़त्म होता है वैसे ही मुग़ल कला को पतन मिल जाता है, पतन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन में है राज्य के कलाकारों के साथ उत्थान पतन होता है या मुग़ल साम्राज्य के उत्थान के पतन के एवं पतन के साथ, भौगोलिक स्थिति के साथ या मुग़ल राजनीतिक स्थिति के साथ। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मुग़ल साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के साथ मुग़ल कला का उत्थान और पतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर का। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हम इसलिए पढ़ते हैं कि बाबर के जन्म के साथ हम अगर बात करते हैं आगे चल के कला के बारे में तो बाबर का जन्म हमें पता होना चाहिए। बाबर का जन्म अगर 14 कब हुआ था, पहले एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। 1483 1483, 1540 1540, 1545 और 1419। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए 1483। जो बाबर का जन्म था वो 1483 में हुआ था और भारत के मुग़लों के सल्तनत कायम होने जाने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा का प्रकाश आया था बाबर के साथ। ठीक है,
तो बाबर बहुत ही एक नेक दिल महत्वाकांक्षी राजा था और वो छोटे राज्य में नहीं रहना चाहता था। तो वो वही भारत पर आक्रमण करके भारत के एक एक राज्य को जीतता जाता है और वहाँ पर कला को संरक्षण देना शुरू करता है। तो उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, सारे जो शासक आते हैं, उसके साथ मुग़ल कला का उत्थान और पतन होता है। बाबर एक डैश भी था, कला पारखी, सिद्धार्थ कवि और सुंदर गद्य का लेखक या ये सभी। तो बाबर जो था वह एक कला पारखी था, सिद्धहस्त कवि था और सुंदर गद्य का लेखक भी था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सभी था। इसलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन लिया है कि आप लोगों को एक एक चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। बाबर ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, बाबर के अंदर। अब हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। बाबर बगीचे में दावत करते हुए चित्र किस पुस्तक का उत्कृष्ट चित्र है? ठीक है, उत्कृष्ट चित्र है। अब ऑप्शन में है बाबरनामा, तूतीनामा, आईने अकबरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाबर जो था वो एक कवि था। उन्होंने अपने ऊपर अपनी ही लाइफ के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा, जिसको तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है जो कि आपको याद होगा कि मैंने मुग़ल काल की जितनी पुस्तकें हैं किसने लिखी थी, किसने उसको चित्रित किया है, सारा कुछ उस वीडियो में है। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे भी आप अगर इसके जो मॉक टेस्ट चल रहा है इसके अगर आप लिंक में जाते हैं तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। वो लिंक में ही है, लिंक के आपके जो थंबनेल होगा उसमें दिख जाएगा कि मुग़ल काल की उत्कृष्ट पुस्तक और उसके रचनाकार, इस तरीके का मैंने टाइटल उसमें दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, तो बाबर बगीचे में दावत करते हुए जो चित्र है वो किस पुस्तक में उत्कृष्ट है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा, जिसको तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। ठीक है, तुजुक डैश हो जाएगा ए बाबरी। ओके, तुजुक-ए-बाबरी जो था, जो शहंशाह बाबर था, वो एक अद्भुत कला पारखी भी था और सिद्धहस्त कवि था और एक सुंदर गद्य का लेखक था। तुर्की भाषा में उसने एक अपनी आत्मचरित्र लिखी जो कि तुजुक-ए-बाबरी था। बाबरनामा बड़े ही महत्व की पुस्तक है ये। इससे क्या होता है कि बाबर के कैसे शासन करना शुरू किया, उसने अपने बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। इसका भी डिटेल मैंने बताया है उसमें। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, जो कि बना है कब? 1597 में बना है। इसको भी याद कर लीजिएगा, 1597 में ये चित्र बना है। बाबरनामा का उत्कृष्ट चित्र है और बाबर एक महान व्यक्तित्व था और सर्वांगीण जीवन परिचय तुर्की भाषा में इस कृति में समाविष्ट है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के समय कौन सा चित्रकार था जो सादृश्य बनाने में निपुण था? अब क्या था कि जब बाबर कलाकार भी था, कवि भी था, तो वो कलाकारों को संरक्षण देता था। संरक्षण देने में उसके पास कई कलाकार थे। ठीक है, तो कुछ कलाकार किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हम लोग आज भी हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कलाकार उसके साथ था जो कि सादृश्य बनाने में निपुण था। तो अपने संस्मरणों को बाबर ने फारसी कला में विशेषतः विहजाद की आलेखन शैली की बड़ी ही, उसने एक कलाकार जो विहजाद था उसका भी बहुत ही अच्छे से समीक्षा किया है। तो इससे पता चलता है कि वो कलाकार को कितना रिस्पेक्ट देता था और कितना उसको अपने शासन, अपने राज्य में रखकर संरक्षण में उसे चित्रकारियाँ बनवाता था। विजात के विषय में लिखा है कि वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे वो ठीक से नहीं चित्रित कर पाता था। मतलब कि वो कला समीक्षक एक तरह इतना ज़्यादा था कि वो इतना भी समझ जाता था कि विहजात जो है वो दाढ़ी रहित जो चित्र होते थे, युवा चित्र, उसको नहीं बना पाता है। तो इस तरीके से हम बाबर के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसने चित्रकार शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा कि वह एक अच्छा चित्रकार था जो कि सादृश्य बनाने, यहाँ पर सादृश्य बनाने की बात हो रही है, तो सादृश्य बनाने वाला जो निपुण कलाकार था वो शाह मुजफ्फर था। ठीक है, शाह मुजफ्फर, राइट आंसर इज ए, शाह मुजफ्फर। ओके, तो उसने लिखा था कि शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा कि वो एक अच्छा चित्रकार था जो कि सादृश्य बनाने में निपुण था, परंतु उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का भी वर्णन किया है। उसने उन्हें चीनी चित्रों से सजा हुआ बताया है। इस तरीके से वो किस तरीके से अपने बाबरनामा में क्या क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखा है
तो उसमें एक ये भी है जो कि कला के क्षेत्र में उसने लिखा है। शाहनामा नामक सचित्र प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? शाहनामा जो सचित्र प्रति है उसका ये भारत की जिन पुस्तकों को बाबर अपने साथ लाया था उसमें शाहनामा था और उसकी सचित्र प्रति भी थी जो कि लगभग 200 वर्षों तक शाही पुस्तकालय में ही रही थी और बाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लंदन पहुंच गई और अभी वो कहाँ पर है? बोस्टन संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, एशियाटिक सोसाइटी लंदन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th 18th का। इनमें से कौन हुमायूं का दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुआ था? हुमायूं का दरबारी चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली, बसावन या ए बी दोनों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुआ था वो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली। राइट आंसर इज डी। ओके, हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, और उसका जन्म हुआ था 1508 में, 1508 में हुआ था और उसके 3 छोटे भाई थे जिनका नाम था कमरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के पश्चात 1530 में सिंहासनारूढ़ हुआ और उसकी उम्र उस समय 23 वर्ष की थी। इस तरीके से उसने 1530 से 1540 तक निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन वो 1540 में कन्नौज के युद्ध में वो शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया और लाहौर होता हुआ अमरकोट सिंध राणा के शरण में पहुंच गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने कलाकार की बात कर ली, अब नेक्स्ट देखते हैं ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को किस चीज़ के चित्रण में महारत हासिल थी। अब इनके जो कलाकार थे 2 ठो थे, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली। ये दोनों कलाकार किस चीज़ में महारत हासिल था? तो ये जब हुमायूं था वो इधर उधर भटकता था तो एक बार हमेशा 19 ही आ जाता है मुंह से। 1544 ईस्वी में लगभग हुमायूं जब काबुल लौट रहा था तो उसका तबरेज में उसकी मुलाकात 2 कलाकारों से हुई थी। जो हिस्ट्री बताना था इस वजह से क्योंकि ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली उसको कहाँ पर मिलते हैं? तबरेज में उसकी मुलाकात 2 कलाकारों से होती है, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली से होती है और उन्होंने अब्दुल समद सिराजी को कहा है कि पशु चित्रण करने में ये पारंगत था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी किस चीज़ में पारंगत थे? तो व्यक्ति चित्रण में, पशु चित्रण में, ग्राम्य चित्रण में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो थे वो पशु चित्रण में पारंगत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीर सैयद अली जो कि उसके हुमायूं का दरबारी चित्रकार था। मीर सैयद अली किस में था? व्यक्ति चित्रण, पशु चित्रण, ग्राम्य चित्रण या इनमें से कोई नहीं? मीर सैयद अली जो था वो ग्राम्य चित्रण में एक्सपर्ट था। ठीक है, राइट आंसर इज सी, ग्राम्य चित्रण में एक्सपर्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि हुमायूं तक का हम आज कवर कर लेते हैं। हुमायूं तक का सारा कुछ है, कोई भी टॉपिक अभी तक बुक से मैंने छोड़ा नहीं है हुमायूं की। अब नेक्स्ट जो होगा हुमायूं से जो भी छूटा होगा वो भी अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 1556 में 1556 में पुराने किले में दिल्ली के चिड़ियाघर के समीप जो बना किला है, पोथी खाना है, लाइब्रेरी है, उसकी सीढ़ियों से पैर फिसलकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो ये था हुमायूं के लाइफ में ईरानी कला से कैसे हुमायूं तक हम ये चित्रकला को समझ लेते हैं। ईरानी कला से आते बाबर और हुमायूं की कला को हमने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी इसके जस्ट आगे की होगी और जितनी भी वीडियो बन जाए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 5 तक भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी आगे चल के काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आएंगे। कलाकारों के भी बारे में हम पढ़ेंगे और राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और सारे जो उनके जो स्थापत्य कला हैं उनके बारे में भी हम क्वेश्चन वाइज ही पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट अभी मुगल काल का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाना है तो आप कमेंट ज़रूर करते रहिएगा कि हाँ हमें पढ़ना है, तो मैं और मोटिवेशन होके मैं ये वीडियोस बनाती रहूँगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।